1971 का साल एक ऐसा ही समय था जब इंडियन आर्मड फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी और बहादुरी से दुनिया का भूगोल बदल कर रख दिया था। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना जुल्म की सारी हदें पार कर रही थी और दूसरी तरफ इंडिया के सामने एक ऐसा क्राइसिस था जिसने देश की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया था। ये कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की जहां इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने एक फर्जी हाईजैक करवाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ये कहानी है उस डिप्लोमेटिक बोल्ड स्टेप की जब इंडिया ने अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन और उनके यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर को रोकने के लिए सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर सबमरीन को मैदान में उतार दिया। कैसे इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को घुटनों के बल लाकर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर करवाया। हर मोड़ पर सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाले टैक्टिकल ऑपरेशन से भरी यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे इंडिया ने एक नया देश बांग्लादेश बनाया। इस महायुद्ध की नींव उसी दिन पड़ गई थी जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन ज्योग्राफी के मामले में यह एक बहुत ही अजीब देश था। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच इंडिया का लगभग 1000 मील का इलाका पड़ता था। इन दोनों हिस्सों के बीच धर्म के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। उनका कल्चर, उनका रहन सहन और सबसे बड़ी बात उनकी भाषा बिल्कुल अलग थी। वेस्ट पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र था और सारी पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर वहीं के नेताओं के हाथ में थी। ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जाता था जो रॉ मटेरियल्स पैदा करता था, और वेस्ट पाकिस्तान उन रिसोर्सेज से अपना खजाना भरता था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का आलम यह था कि 1969 आते आते वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले 81% ज्यादा हो गई थी। यह भेदभाव सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी। ईस्ट पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी बंगाली बोलती थी और उनके ऊपर उर्दू थोपना जले पर नमक छिड़कना जैसा था। बंगाली लोग अपनी भाषा और कल्चर से बहुत प्यार करते थे और इस फैसले ने उनके अंदर भारी रोष पैदा कर दिया। इसी गुस्से से बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसने पहली बार ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में बंगाली नेशनलिज्म का बीज बोया। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया और सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगा दिया। नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान के तटीय इलाकों में भोला साइक्लोन नाम का एक भयानक तूफान आया। यह इतिहास के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक था, जिसमें लगभग 3 लाख से 5 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस भयानक तबाही के समय वेस्ट पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री का रवैया पूरी तरह से अमानवीय था। रिलीफ एफर्ट्स बिल्कुल ना के बराबर थे और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। इस घटना ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग को पूरी तरह से भड़का दिया। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने इन चुनावों में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की लगभग सभी सीटें जीत लीं, जिससे उन्हें पूरे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में स्पष्ट बहुमत मिल गया। डेमोक्रेटिक रूल्स के हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर याहिया खान और पॉलिटिकल लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो किसी भी कीमत पर एक बंगाली नेता को सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन टाल दिया और सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इस धोखे के बाद ईस्ट पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया और लोगों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने की अपील की। वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने मार्शल लॉ लगा दिया और ईस्ट पाकिस्तान में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। पाकिस्तान को लगा कि वह ताकत के दम पर इस बगावत को कुचल देगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सबक सिखाने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से एक ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को पूरी तरह से कुचलना था। जनरल टिक्का खान, जिसे बुचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, उसके आदेश पर ढाका में मौत का तांडव शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों, प्रोफेसर्स और आम नागरिकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया।
ये एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड था जहां बंगाली इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी को खत्म करने की कोशिश की गई। इस कत्लेआम की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर बार छोड़कर भागने लगे। कुछ ही महीनों के अंदर लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ शरणार्थी सीमा पार करके इंडिया के वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में आ गए। इंडिया के लिए यह आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति थी। इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज को पनाह देना, खाना खिलाना और मेडिकल फैसिलिटीज देना इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ बन गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अनुसार इस रिलीफ एफर्ट का खर्च लगभग 180 करोड़ रुपए आ रहा था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। इसके अलावा बॉर्डर स्टेट्स में डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होने का खतरा भी मंडरा रहा था। इंदिरा गांधी जानती थी कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करेगा और रिफ्यूजीज तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ईस्ट पाकिस्तान आजाद नहीं हो जाता। अप्रैल 1971 में उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इंडियन आर्मी तुरंत ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन सैम मानेकशॉ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और फियरलेस कमांडर थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सीधे शब्दों में मना कर दिया। सैम मानेकशॉ ने समझाया कि इंडियन आर्मी अभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके पीछे बहुत ठोस टैक्टिकल रीजंस थे। सबसे पहला कारण यह था कि उस समय हिमालयन पासेस खुले हुए थे और अगर इंडिया हमला करता तो चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर से इंडिया पर हमला कर सकता था। दूसरा कारण यह था कि ईस्ट पाकिस्तान में मानसून आने वाला था। मानसून के दौरान ईस्ट पाकिस्तान की नदियां उफान पर होती हैं और पूरा इलाका दलदल में बदल जाता है, जिससे टैंक्स और आर्टिलरी का मूवमेंट लगभग नामुमकिन हो जाता। तीसरा कारण था लॉजिस्टिक्स और ट्रूप डिप्लॉयमेंट, जिसके लिए आर्मी को समय चाहिए था। सैम मानेकशॉ ने कहा कि अगर आप अभी युद्ध थोपेंगी तो 100% हार होगी, लेकिन अगर आप मुझे तैयारी का समय देंगी तो जीत की गारंटी मेरी है। इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह को मान लिया और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का परिचय दिया। अब इंडिया ने कवरेट ऑपरेशंस का रास्ता अपनाया। इंटेलिजेंस एजेंसी RAND ने एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट को बहुत बड़ा झटका दिया। 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस R और AW ने ईस्ट पाकिस्तान के उन युवाओं, पुलिस ऑफिसर्स और बाकी बंगाली सोल्जर्स को इकट्ठा किया जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते थे। इन सबको मिलाकर मुक्ति बहानी नाम की एक गुरिल्ला फोर्स तैयार की गई। इंडिया ने इन मुक्ति बहानी फाइटर्स को हथियारों की ट्रेनिंग दी और उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स सिखाए। मुक्ति बहानी ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया। उन्होंने हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और ब्रिज पावर प्लांट्स और सप्लाई लाइंस को तबाह करना शुरू कर दिया। अगस्त 1971 में मुक्ति बहानी के नेवल कमांडोज ने ऑपरेशन जैकपॉट नाम का एक बेहद खतरनाक मिशन अंजाम दिया। इंडियन नेवी ने इन कमांडोज को अंडर वाटर सबॉर्टेज की सीक्रेट ट्रेनिंग दी थी। 15 अगस्त की रात को इन फ्रॉगमैन ने ईस्ट पाकिस्तान के चिटागोंग, मोंगला, नारायणगंज और चंदपुर पोर्ट्स पर एक साथ हमला किया। उन्होंने पानी के नीचे तैरकर पाकिस्तानी जहाजों में लिम्पेट